55 साल का बेसहारा बुजुर्ग व्यक्ति जिसे भूख लगी थी और वह एक होटल में घुस जाता है। वहां पर जाकर वह अपने लिए बचा हुआ खाना मांगने लगता है, लेकिन तभी जो वहां के रिसेप्शन वाला होता है वह उसे धमकाकर वहां से भगाने लगता है और कह देता है कि हमने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है, चले जाओ यहाँ से और यहाँ पर दोबारा देखना भी मत। इस बात को सुनकर बुजुर्ग अपनी आंखों में आंसू ले आता है और वहां से निकलने लगता है, लेकिन तभी वहां पर उस होटल की मालकिन आ रही थी और जैसे वो ये बात सुनती है तो उसके बाद बुजुर्ग आदमी को रोक लेती है और उन्हें एक टेबल पर बिठाकर खाना खिलाने लगती है। बुजुर्ग व्यक्ति उनसे हाथ जोड़ता और कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी। लेकिन तभी होटल की जो मालकिन होती है उसकी बेटी आ जाती है और बेटी जैसे ही यहाँ पर इस बुजुर्ग व्यक्ति को देखती है तो एकदम से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो कहने लगती है कि बाबा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। कौन था वह बुजुर्ग व्यक्ति और किस वजह से होटल की मालकिन की बेटी उसे जाना करती थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मध्य प्रदेश के जबलपुर में गर्मियों के दिन में रात के लगभग 8 बजे एक बुजुर्ग व्यक्ति फुटपाथ पर बैठा हुआ था और उसका यही घर था, यानी कि वो उसका कोई अपना घर नहीं था जहां पर भी उसे जगह मिल जाया करती वहीं पर आराम कर लिया करता और वहीं पर अपना समय बिता रहा था। तो यहां पर बैठकर वह अपने बीते दिनों के बारे में सोच रहा था कि जब वो अपने गाँव में रहा करता उसके बच्चे उसके चारों तरफ खेला कूदा करते, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है तो समय के साथ साथ बच्चे बड़े हो जाते हैं और बड़े होने के साथ साथ जो बच्चे होते हैं वह अपने पिता से न जाने कैसी घृणा करने लगते हैं और धीरे धीरे जब यहाँ पर इस बुजुर्ग व्यक्ति की पत्नी का देहांत हो जाता है तो उसके बाद बच्चे उसे काफी ज्यादा टॉर्चर करने लगते हैं। इसके बाद जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है जिसका नाम उत्तम चंद होता है वह अपने बच्चों की मंशा को समझ जाता है और मंशा को समझने के बाद वह अपनी पूरी प्रॉपर्टी को बच्चों के नाम कराता है और एक रात अपने आप अपना घर छोड़कर वहां से निकल आता है, क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि अब वह बच्चों के ऊपर बोझ है और वह किसी के ऊपर भी बोझ नहीं बनना चाहता। इसी वजह से वह वहां से निकल आता है। उसके बाद उसने अपना एक घर बनाया था, लेकिन उस घर को भी नगर पालिका वालों ने तोड़ दिया था, जो कि एक झोपड़ी थी जो कि उसने रेलवे स्टेशन पर बनाई थी, लेकिन वहां पर सरकारी आदमियों ने उस झोपड़ी को तोड़ दिया था। इसके बाद वह वैसे घूमा करता जहां से खाने के लिए मिल जाया करता, खा लिया करता और साथ में वह रोड किनारे सोकर अपना समय व्यतीत कर रहा था। तभी अचानक से इस बात को सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसी समय उसके सामने जो रोड बह रहा था उसी रोड पर एक भीषण एक्सीडेंट होता है, जिस एक्सीडेंट में एक गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसके बाद वहां पर अड़ोस पड़ोस के कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसी तरह से जो यहाँ पर उत्तम चंद जी होते हैं वह भी वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पर देखने लगते हैं। उस गाड़ी के अंदर एक जवान व्यक्ति था और एक बच्ची थी जिसकी उम्र लगभग 12 से 13 साल रही होगी और दोनों के दोनों बुरी तरह से घायल हो गए थे। जो व्यक्ति था वह तो बेहोश हो गया था, लेकिन यहाँ पर बच्ची को पूरा होश था और वह मदद के लिए गुहार लगा रही थी। लेकिन बाहर खड़े हुए कुछ लोग एम्बुलेंस और पुलिस के आने का वेट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि कहीं ये बात हमारे ऊपर नहीं पड़ जाए। अब यह सब कुछ देखकर जो उत्तम चंद जी होते हैं उनसे रहा नहीं जाता और वह उन लोगों को खरी खोटी सुनाने लगते हैं और खुद बुढ़ापे की हालत में उसके दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। दरअसल टक्कर की वजह से दरवाजे पूरी तरह से फंस गए थे और वह खुल ही नहीं रहे थे। वो तो बच्ची का थोड़ा सा गेट खुला हुआ था जिसके अंदर से वह मदद की गुहार लगा रही थी, क्योंकि उसके पैर भी अंदर दब चुके थे उस गाड़ी की टक्कर के कारण और इसी वजह से वह जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर मदद बुला रही थी। इसके बाद जब बुजुर्ग व्यक्ति उस गाड़ी को खोलने की कोशिश करता है तो वहां पर खड़े हुए लोगों में भी साहस आता है और उसके बाद वो लोग उसके साथ मिलकर उस गाड़ी को खोलने लगते हैं। जैसी गाड़ी खुलती है तो उसी दौरान वहां पर एम्बुलेंस भी आ जाती है और लोगों के द्वारा उन लोगों को एम्बुलेंस में बैठा दिया जाता है। यहाँ पर ये दोनों बाप बेटी थे जिसमें पिता पूरी तरह से बेहोश था और उनका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस भी हो गया था, लेकिन बेटी के पैर में ही चोट आई थी और अभी तक वह सही सलामत थी और उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था। और इसी वजह से जैसे ही बेटी को एम्बुलेंस में डाला जाता है और हॉस्पिटल की तरफ ले जाया जाता है तो वह यहां से अपनी मम्मी को फोन कर देती है और थोड़ी देर में उसकी मां भी हॉस्पिटल पर आ जाती है। मां हॉस्पिटल पर आ गई थी और आने के बाद जब अपने पति और अपनी बेटी की ऐसी हालत देखती है तो एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन तभी डॉक्टर साहब उन्हें बताते हैं कि अब चिंता मत करो, आपका जो पति है उसकी भी जान बचा ली जाएगी। वो तो अच्छा हुआ कि उसे
उसे सही टाइम पर हॉस्पिटल में भेज दिया गया। अगर जरा सी भी देर हो जाती तो इनकी जान बचा पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता, क्योंकि इनका काफी ज्यादा खून बह रहा था और खून बहने के कारण इनकी मौत भी हो सकती थी। इस बात को सुनकर उस महिला को, जिसका नाम अर्चना होता है, बड़ी खुशी होती है और यहाँ पर वह अपनी बेटी को देखने के लिए उसके पास जाती है। बेटी को जो चोट आई थी उसका उपचार उन्होंने कर दिया था, लेकिन जैसे ही माँ बेटी को बताती है कि बेटा वो तो अच्छा हुआ सही टाइम पर आ गए, वरना तुम्हारे पिता की जान नहीं बच पाती। इसके बाद जो बेटी होती है, जिसका नाम पिंकी होता है, वह इस बात को सोचकर थोड़ी देर तक सोच विचार करती है और सोच विचार करने के बाद कहने लगती है कि माँ, भला हो उस बुजुर्ग व्यक्ति का जिसने हमें टाइम पर गाड़ी से निकाल लिया, वरना लोग तो खड़े होकर राह देख रहे थे कि एम्बुलेंस और पुलिस आएगी और वही लोग इनको बाहर निकालेंगे। वो बुजुर्ग व्यक्ति अगर हिम्मत नहीं करता तो हम लोग जिंदा नहीं बच पाते। तो उसके बाद जो यहाँ पर अर्चना होती है, पिंकी की माँ, वह उससे पूछने लगती है कि वह व्यक्ति कैसा दिखा करता था और क्या किया करता था। तो यहाँ पर पिंकी बताती है कि माँ, शायद वो बुजुर्ग बाबा भीख मांगा करते थे, क्योंकि उनके कपड़ों को देखकर ऐसा ही लग रहा था। फटे पुराने मैले कुचले कपड़े थे और बाल दाढ़ी भी काफी ज्यादा बड़े हुए थे। इस बात को सुनकर जो अर्चना होती है वह उस बुजुर्ग व्यक्ति की मदद करने का सोचती है और इसी वजह से फिलहाल तो वह अपने परिवार की यहाँ पर देखरेख करती है और दूसरे दिन सुबह सुबह उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उसके पति की कार का एक्सीडेंट हुआ था और वहां जाकर उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखने लगती है। लेकिन यहां पर जाने के बाद उसे बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है, क्योंकि यहां पर कोई रिहायशी इलाका नहीं था, बस एक छोटी सी चाय की दुकान थी और उन्हें उस बुजुर्ग व्यक्ति उत्तम सिंह जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह कहते हैं कि पता नहीं मैडम कौन था, लेकिन अच्छा इंसान था, मैं भी उसी समय वहीं पर था और उन्होंने ही जल्दबाजी करके उन लोगों को गाड़ी से बाहर निकलवाया था और इतनी ही देर में एम्बुलेंस आ गई थी। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो अर्चना होती है वह उसको इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन वह उसे नहीं ढूंढ पाती। इसके बाद वह अपने परिवार के पास आती है और उनका ख्याल करने लगती है और धीरे धीरे 2 से 3 दिन के अंदर उनके पति को भी होश आ जाता है और वह भी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। दरअसल यहाँ पर जो अर्चना है उसके पति एडवोकेट है और वो खुद एक बहुत बड़ा होटल चलाया करती है, जो कि काफी ज्यादा आलीशान है और उसके चारों तरफ चर्चे हैं। वह उस होटल की मालकी को संभाला करती है। पति एडवोकेट है और वह वहां से पैसा कमाया करता है। बेटी को वो अच्छी तरह से पाल पोस रहे थे, लेकिन तभी जब अर्चना अपने मायके में होती है तो उसका पति और उसकी बेटी उसको सरप्राइज देने के लिए जा रहे थे, क्योंकि उस दिन अर्चना का बर्थडे था। तो इसी वजह से बाप बेटी ने प्लान किया था कि माँ को मायके में जाकर ही सरप्राइज देंगे, क्योंकि अर्चना बर्थडे वगैरह नहीं मनाया करती थी। और जब वो लोग जा रहे थे तो रास्ते में एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट के कारण वहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन कोई भी इनको बाहर नहीं निकाल रहा था और उत्तम चंद जी उन्हें बाहर निकालकर एम्बुलेंस में बिठा देते हैं। इधर जो पिंकी होती है उसकी आंखों में उस बुजुर्ग का चेहरा छप गया था और वह बार बार माँ से पूछा करती कि माँ, बुजुर्ग व्यक्ति मिले या नहीं मिले। तो माँ कहने लगती बेटा वहां पर तो नहीं मिला, लेकिन मैं गौर करती हूँ अगर इधर उधर मुझे कोई बुजुर्ग मिलता है तो मैं भी उसकी मदद किया करती हूँ, क्योंकि अब तक जो अर्चना थी वह गरीबों से, भिखारियों से नफरत किया करती थी। लेकिन यहाँ पर उसकी बेटी ने जैसे बताया कि एक भिखारी की वजह से उन दोनों की जान बच गई, तो उसके बाद से यहाँ पर जो अर्चना होती है वो काफी ज्यादा दान धर्म करने लगती है और भिखारियों को पैसे के साथ साथ खाना पीना भी दिया करती है। धीरे धीरे इस बात को समय बीतता है और समय के साथ साथ अब इस बात को हुए लगभग 1 साल बीत जाता है। 1 साल बाद एक दिन जो अर्चना जी होती हैं वह अपने होटल में जा रही थी किसी काम से, लेकिन तभी अचानक से उन्हें होटल से बाहर एक बुजुर्ग व्यक्ति आंखों में आंसू लेकर निकलता हुआ दिखाई देता है और उसे रिसेप्शन वाले की वो बात भी सुनाई दे गई थी जो कुछ उसने उससे कहा था। इसके बाद अर्चना जी उस बुजुर्ग बाबा को रोकती हैं और कहती है कि बाबा क्या हुआ। तो वो कहने लगते हैं कि बेटा मैं तो खाना खाने के लिए आया था, क्योंकि मेरे पास पैसे तो है नहीं और मैंने कहा था कि कोई बचा हुआ खाना हो तो मुझे खाने के लिए दे देना, लेकिन रिसेप्शन वाले ने मुझे धक्का देकर भगा दिया। इसके बाद अर्चना को बड़ा ही गुस्सा आता है और वह बाबा को लेकर वहां पर जाती है। रिसेप्शन वाले की तरफ घूरते हुए रिसेप्शन के सबसे पास रखी हुई एक टेबल पर उस बुजुर्ग बाबा के लिए कुर्सी खींच देती है और कहती है कि बाबा आप बैठो, मैं आपके लिए खाना लगवा देती हूँ। इस बात को सुनकर बाबा की आंखों में जो आंसू आ गए थे उन आंसुओं को पहुंचता है और धीरे धीरे सहमते हुए उस टेबल और चेयर पर बैठने लगता है। वहां पर और लोग भी थे जिन्होंने कुछ देर पहले इस बाबा को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा था, लेकिन जब इतनी करोड़पति महिला जिसका एक बहुत बड़ा होटल है वह उस बाबा को खुद चेयर खींच के बिठा रही है, तो वो लोग भी इस बात को देखकर हैरान हैं और सोच रहे हैं कि ये ऐसा क्यों कर रही है। इसके बाद जो अर्चना होती है वह वेटर को बुलाती है और वेटर को बुलाने के बाद कहती है कि इन बाबा का ऑर्डर लो और ऑर्डर लेने के बाद इनका ऑर्डर लाओ, बिल्कुल ताजा और फ्रेश भोजन होना चाहिए और इन्हें अच्छे से खाना खिलाओ। ऐसा कहकर वो उसके लिए खाना मंगाने लगती है और तभी अंदर जाकर अपने ऑफिस में रिसेप्शन वाले को वहीं पर बुलाती है। रिसेप्शन वाला वहां पर जाता है डरा सहमा सा और तभी यहाँ पर जो अर्चना होती है वो कहने लगती है देखो इस तरह के गरीब बुजुर्ग व्यक्ति अगर यहाँ पर आए तो तुमसे मैं साफ साफ बोल रही हूँ कि उन्हें भरपेट खाना मिलना चाहिए, क्योंकि गरीब लोगों के अंदर
भी इंसानियत हुआ करती है और वो बहुत अच्छे हुआ करते हैं। बस ये तो ऊपर वाले की करनी होती है कि उनका जीवन अलग तरह से व्यतीत हो रहा होता है। इसके बाद रिसेप्शन वाला उनसे इस हरकत के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है कि ठीक है मैडम, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा। रिसेप्शन वाला वापस से रिसेप्शन पर बैठ जाता है और यहाँ पर जो अर्चना जी होती हैं, थोड़ी देर अपने कैबिन में बैठने के बाद बाहर निकलती हैं और बाहर निकलने के बाद बुजुर्ग व्यक्ति जिनका नाम उत्तम चंद जी होता है उनसे पूछने लगती है कि बाबा और कुछ तो नहीं खाना आपको। तो इसके बाद जो बुजुर्ग व्यक्ति उत्तम चंद जी होते हैं वो एकदम से हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि बेटी बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, मुझे काफ़ी जोर से भूख लगी थी और यही काफ़ी है। भगवान आपके परिवार को और आपको हमेशा सलामत रखे। इस बात को सुनकर अर्चना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके बाद अर्चना जाते हुए बाबा से कहने लगती है बाबा जब भी कभी आपको भूख लगे तो आप इस होटल में आकर खा सकते हो और आपसे कोई भी पैसा नहीं मांगेगा, ये मैं कह रही हूँ आपसे। इस बात को सुनकर उत्तम चंद जी उन्हें और भी ज़्यादा दुआ देने लगते हैं और उस होटल से बाहर जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जो यहाँ पर अर्चना होती है उसकी बेटी जिसका नाम पिंकी होता है वह होटल के अंदर आ रही थी और अंदर आते हुए अचानक से उसकी नज़र उत्तम चंद जी पर पड़ जाती है और वह देखते ही उसे पहचान लेती है। एकदम से जब वह उत्तम चंद जी को देखती है तो कहने लगती है कि बाबा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस बात को देखकर वहाँ पर जो लोग थे वह भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि अभी तक एक पहेली उनके समझ में नहीं आई थी और ये दूसरा कैरेक्टर भी यहाँ पर एंटर कर चुका है जो उससे बाबा कह रही है और पूछ रही है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। अर्चना भी अपनी बेटी को देखकर हैरान हो जाती है और एकदम से अपनी बेटी के पास जाकर कहने लगती है बेटी कौन है ये, क्या तुम इन्हें जानती हो। तो उसके बाद बेटी कहने लगती है कि हाँ माँ मैं इन्हें जानती हूँ, ये और कोई नहीं वही बाबा हैं जिनकी वजह से उस दिन हम दोनों की जान बच पाई थी, मेरी और पापा की। इस बात को सुनकर अर्चना एकदम से पहचान चुकी थी लेकिन वहीं पर बाबा के कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो कह रहा था कि बेटी तुम क्या कह रही हो, कौन सी जान बचाई थी मैंने तुम्हारी। तो उसके बाद यहाँ पर जो पिंकी होती है वह पूरी कहानी बाबा को बता देती है और जब वह बाबा को पूरी कहानी बता रही थी तो वह बात और लोगों को भी सुन जाती है। लोग समझ जाते हैं कि क्यों इस व्यक्ति का इतना आदर किया जा रहा है और अर्चना जी इतनी नरम दिल कब से हो गई। इसके बाद जो बाबा होता है वह भी पहचान जाता है और पहचानने के बाद पूछने लगता है कि बेटी तुम्हारे पिता तो ठीक है ना, क्योंकि उस टाइम पर वो बेहोश थे और मुझे नहीं पता था कि तुम लोगों को कहाँ ले जाया गया था और ना ही मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारा हालचाल देख सकूं। अब जो उत्तम चंद जी होते हैं उन्हें भी सब कुछ समझ में आ गया था और वो कहने लगते कि बेटी वो तो इंसानियत का फर्ज था जो मैंने निभाया, इसमें मैंने अलग से क्या कर दिया। वो लोग तुम्हें खड़ा खड़ा वहां पर देख रहे थे, पुलिस और एम्बुलेंस आने का वेट कर रहे थे, लेकिन मैंने जाकर केवल इतना ही तो किया कि तुम लोगों को गाड़ी से निकाल दिया, इसमें मैंने भला क्या किया है। तभी जो यहाँ पर अर्चना होती है वो कहने लगती है कि बाबा आपने वो किया है जिसकी अहमियत मुझे पता है। अगर आप टाइम पर उनको बाहर नहीं निकालते तो एम्बुलेंस और पुलिस आने के बाद काफी देर उनको बाहर निकलने में लग जाती और उसके बाद हॉस्पिटल जाने में वो लेट हो जाते। डॉक्टर साहब ने बताया था कि अगर टाइम पर इनको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया जाता तो इनकी जान बचा पानी बड़ा ही मुश्किल हो जाती। इस बात को सुनकर बाबा को समझ आता है कि किस वजह से वो उसका धन्यवाद करते हैं। तो उसके बाद वो कहने लगता है चलो अच्छा है बेटी, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक तो है ना, अब मैं चलता हूँ, मुझे आगे जाना है। इस बात को कहकर वह चलने लगता है लेकिन तभी अर्चना और उसकी बेटी पिंकी उसे रोक लेते हैं और कहने लगते हैं कि बाबा थोड़ी देर रुक जाओ ना, आप कहां जा रहे हो, क्योंकि पिछले काफी दिनों से हम लोग आपको ढूंढ रहे हैं लेकिन आप हमें कहीं भी नहीं मिले। इस बात को सुनकर जो उत्तम चंद जी होते हैं रुक जाते हैं। यहाँ पर अर्चना जी और पिंकी उसे टेबल पर बिठाते हैं और इसके बाद अर्चना अपने पति के पास फोन करती है और उन्हें भी यहाँ पर आने के लिए कह देती है क्योंकि वो भी उनसे मिलना चाहते थे। इसके बाद जो अर्चना होती है वो उनसे उनके बारे में पूछने लगती है कि बाबा मैंने आपको बहुत ढूंढा लेकिन आप नहीं मिले, आप कहाँ चले गए थे, मैंने चाय वाले से भी पूछा था। तो उसके बाद उत्तम चंद जी अपनी पूरी कहानी उन्हें सुना देते हैं, जो कुछ भी उनके साथ बचपन से लेकर अब तक हुआ था और किस तरह से बच्चों ने उसे परेशान कर दिया और वह अपना घर छोड़कर घर से निकल गए और इधर उधर ऐसे ही घूमकर बचा हुआ खाना मांग मांग कर होटलों से अपना गुजारा कर रहे हैं और अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। घर उनका कोई भी नहीं है, जहां पर भी उन्हें जगह मिल जाया करती वहीं पर वे आराम कर लिया करते। अब यह बात सुनकर अर्चना को यह बात बड़ी बुरी लगती है और उसके बाद जो अर्चना होती है उनसे वादा करती है कि बाबा अब तक आप अकेले थे लेकिन आज के बाद आप अकेले नहीं रहोगे, अगर आप चाहो तो हमारे घर में रह लो, अगर घर में नहीं रहना चाहते तो मैं आपके लिए अच्छे से प्रबंध करा देती हूँ जहां पर आपको सब चीज की सुविधा होगी और कैसी भी कोई परेशानी नहीं होगी। इस बात को सुनकर उत्तम चंद जी पहले तो मना करते हैं लेकिन यहाँ पर अर्चना जिद करती है और उसके बाद वो भी मान जाते हैं। थोड़ी देर में अर्चना के पति भी आ जाते हैं और इसके बाद वो अपनी पत्नी के फैसले का पालन करते हैं और कहते हैं कि हाँ बाबा सही कह रही है अर्चना और हम भी आपसे मिलने के लिए आते रहेंगे। इसके बाद अर्चना उसके लिए एक
अच्छा सा रूम का सेटअप करवाती है जहां पर हर सुख सुविधाओं के सामान थे, और वहां पर उन्होंने उनके लिए एक नौकर भी कर दिया था, जो नौकर अच्छे से खाना बनाकर उन्हें खिलाया करता, उनकी हर बीमारी का ध्यान रखा करता और अच्छे से उसका समय व्यतीत होता है। अर्चना, पिंकी और उसके पिता सभी लोग उससे मिलने के लिए हफ्ते में एक बार तो जरूर से आया करते हैं और वहां पर उत्तम चंद जी के अच्छे दिन व्यतीत होने लगते हैं। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद जो उत्तम चंद जी होते हैं उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब रहने लगती है, और उनकी तबीयत को खराब देखते हुए यहाँ पर जो अर्चना और उसका परिवार होता है वह उसे अपने साथ अपने घर में शिफ्ट कर लेते हैं और वहां पर एक पिता की तरह उनकी देखरेख किया करते हैं। अर्चना का जो पति होता है जिसका नाम संदीप होता है, वह भी उत्तम चंद जी को अपने पिता की तरह देखा करता, क्योंकि उस दिन अगर वो ना होते तो वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका होता। इस बात की सीरियसनेस के बारे में उसे पता था। इसी वजह से जो यहाँ पर संदीप होता है वो अब अच्छी तरह से उनकी देखभाल कर रहा है और कुछ ही दिनों में उनकी तबीयत ठीक हो जाती है, और इसके बाद वो लोग उन्हें अपने घर से जाने से मना कर देते हैं। कहते हैं कि बाबा आप यहीं पर रहो, हमारा मन लगा रहता है, हमें भी लगता है हमारे ऊपर किसी का हाथ है। उत्तम चंद जी काफी अनुभवी और बहुत ज्यादा सुलझे हुए इंसान थे, तो वह भी उनकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिलहाल के समय में जो उत्तम चंद जी हैं वो एक पिता की तरह उस पूरे परिवार को गाइड कर रहे हैं, और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। कभी भी कोई घर का फैसला लेना हो या किसी बिजनेस का फैसला लेना हो, वहां पर जो संदीप होता है, अर्चना का पति और पिंकी का पिता, वह उत्तम चंद जी से इस बारे में विचार विमर्श किया करता है, और उत्तम चंद जी अपनी बुद्धि और विवेक के हिसाब से उन्हें अच्छा फैसला करने में उनकी मदद किया करते हैं। उनके लिए गए फैसलों से उनके बिजनेस में और भी ज्यादा तरक्की होती है, और उस तरक्की को चलते जो यहाँ पर संदीप होता है वह बड़ा ही खुश होता है। उत्तम चंद जी जब भी उन्हें मौका मिला करता तो यहाँ पर संदीप और उसके परिवार का धन्यवाद किया करते हैं, लेकिन वो लोग उन्हें उल्टा ही चुप करा दिया करते हैं और कहा करते हैं कि बाबा धन्यवाद तो आपका हमें करना चाहिए, क्योंकि आप ना होते तो ये परिवार पूरी तरह से बिखर जाता, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो जाता तो उसके बाद मेरे परिवार का क्या होता, इसके बारे में मुझसे बेहतर और कोई भी नहीं जान सकता। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।